Hello everyone, how are you? Today we will study what? Economics. नेशनल इनकम आज का हमारा टॉपिक रहेगा और नेशनल इनकम किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी में आईएएस का एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो टुडे वी विल रीड दिस टॉपिक नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे अपने आप डिफाइन हो जाएगा. हमें इसकी एक चीज जाननी है, वो है पहली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और नेशनल इनकम का महत्व कितना है. तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी और इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जानना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका एस्टिमेशन किसने किया, ये देखना पड़ेगा. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या कहती है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है? बिकॉज नेशनल इनकम फर्स्टली एस्टिमेटेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868. इसको 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा एस्टिमेट किया गया था. (1868) में दादा भाई नौरोजी जो एशिया की तरफ से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में एमपी बने थे. इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर भी कहा जाता है. ठीक है, दादा भाई नौरोजी जिन्होंने 1868 में नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया था. ये एस्टिमेटेड फर्स्टली नेशनल इनकम इन 1868. दैट टाइम per capita income was 20 rupees and national income was that was 340 crores. राष्ट्रीय आय जो इन्होंने बताई थी वो 340 करोड़ बताई गई. ठीक है, और पर कैपिटा इनकम थी वो 20 रुपए बताई थी. तो अब आपको जानना पड़ेगा कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है. What is per capita income? तो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बटे पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन, दैट इज नेशनल इनकम. इससे क्या मिलता है हमें एक एनुअल एवरेज इनकम टू पर हेड मिलती है. हमें क्या मिलती है, यानी ये जो इनकम है इट इज ऑल्सो व्हाट, पर कैपिटा इनकम. औसत वार्षिक आय जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. वही तो होती है प्रति व्यक्ति आय. ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है वो ये बताई गई 20 रुपीज दादा भाई नौरोजी ने. ठीक है, अब क्या होता है, इस अप्रोच को किस प्रकार का माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसी को शामिल किया है. ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र को लेकर, कृषि क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त करके इन्होंने नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया. ही एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ डेटा. He collected data from only agriculture sector alone, right? तो इसलिए इस अप्रोच को नॉन साइंटिफिक अप्रोच कहा गया. और नॉन साइंटिफिक अप्रोच कहने का एक और उद्देश्य ये था कि इनके जो डेटा थे वो रियलिस्टिक नहीं थे. नॉन साइंटिफिक अप्रोच कहा गया. This approach was called non-scientific approach, by which दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम. ओके, जिस अप्रोच से दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था उस अप्रोच को नॉन साइंटिफिक अप्रोच कहा गया. ठीक है, नॉन साइंटिफिक अप्रोच यानी गैर वैज्ञानिक विधि, गैर
वैज्ञानिकी विधि, क्योंकि इनके जो डेटा थे वो रियलिस्टिक नहीं थे, वास्तविक नहीं थे, इसलिए इसको अप्रोच को गैर साइंटिफिक अप्रोच के नाम से जाना गया। ठीक है, पहला एस्टिमेशन भारत में किसी इंडिविजुअल ने किया था, वो थे दादा भाई नौरोजी। अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि नेशनल इनकम को फिर साइंटिफिक अप्रोच से किसने ज्ञात किया था? नॉन साइंटिफिक तो ये हो गए दादा भाई नौरोजी। अब बात आती है कि साइंटिफिक अप्रोच, सिर्फ इस अप्रोच से किसने किया? 1931-32, 1931-32 national income was estimated by Professor V.K.R.V. Rao. ओके, प्रोफेसर V.K.R.V. राव के द्वारा मापी गई। इस अप्रोच को साइंटिफिक अप्रोच कहा गया। उस समय पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय है वो 63 रुपीस बताई गई। ठीक है, दिस अप्रोच वाज कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच से नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किसने किया था, तो आप क्या बोलोगे? नेशनल इनकम का इस समय एस्टिमेशन है वो इन्होंने किया था। किसने? प्रोफेसर V.K.R.V. राव ने। ओके, तो ये आपके सामने एक और चीज आ गई है। ओके, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, एकदम क्लियरिटी आ रही है ना? दैट इज इंपॉर्टेंट, यस। इस प्रकार से, हाँ, ओके। अब देखिए क्या होता है, इसी राह में हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगस्त 1949 में नेशनल इनकम कमिटी कंस्टिट्यूट होती है। अगस्त 1949 नेशनल इनकम कमिटी। ये कमिटी बनती है राष्ट्रीय आय समिति 1949 में। अब राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का काम है वो इसके पास आ जाता है, ये चालू कर देती है काम। और इसके भी एक चेयरमैन होते हैं, प्रोफेसर P.C. महालनोबिस। ओके, ये इसके चेयरमैन होते हैं। और इसमें 2 मेंबर भी होते हैं, डॉक्टर D.R. गाडगिल एंड प्रोफेसर V.K.R.V. राव। ओके, ये 2 मेंबर होते हैं। और इसने जो फर्स्ट रिपोर्ट दी थी, that report was given in 1951 and last report published by this committee in 1954। और इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि जो नेशनल इनकम है वो तो है 8,650 करोड़। नेशनल इनकम was 8,650 crores rupees and per capita income was 247 rupees only। 247 रुपए प्रति व्यक्ति आए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कमिटी के पास काम रहा। उसके बाद कमिटी के बाद अब काम आ जाता है CSO के पास। अब राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े देने का काम करता है वो CSO। और CSO किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है?
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो ये तो था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस प्रकार से। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया था, जैसे देसाई जी हो, चाहे फिंडले सिराज हो, चाहे विलियम डिग्बी हो, ये सारे लोगों ने इस प्रकार से नेशनल इनकम का एस्टिमेशन तो किया, लेकिन हम क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। तो हमने इम्पोर्टेंट लोगों को पढ़ लिया है। नाउ अब क्या होता है देखिए, राष्ट्रीय आय। अब नेशनल इनकम से संबंधित 1956 से सीएसओ क्या कर लेता है, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े देना शुरू कर देता है। 1956 से फ्रॉम सिंस 1956 सीएसओ स्टार्ट्स रिलीजिंग द डेटा ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो राष्ट्रीय आय का डेटा रिलीज करने का काम है वो सीएसओ 1956 से कर लेता है, और सीएसओ खुद बनता है वो 1951 में बनता है। ठीक है, और आपने एक एनएसएसओ और नाम सुना होगा सीएसओ के साथ। ये गरीबी बेरोजगारी से संबंधित डेटा देता है, ये देता है नेशनल इनकम के डेटा। लेकिन हाल ही में इन दोनों को मर्ज कर दिया है, मर्ज करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े देने का काम कौन करेगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर दिया है। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी। ये दोनों किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, एनएसएसओ एंड सीएसओ। ये भी आपको जानना पड़ेगा पहले तो, तब आपको पता चलेगा अच्छा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आप देखिए, मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अभी जिसके मिनिस्टर है इंद्रजीत सिंह। ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह। पहले सदानंद गौड़ा थे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, इस मिनिस्ट्री की दो विंग है, एक तो स्टैटिस्टिकल विंग है स्टैटिस्टिक्स, दूसरी है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये दो विंग्स है, ये दो विंग्स है। ओके, तो ये दो विंग्स है जो चलती रहती है ना। तो इस प्रकार से ये दो विंग्स चलती है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस स्टैटिस्टिक्स की विंग में क्या क्या चीज है, जैसे हम बात कर रहे थे सीएसओ एंड एनएसएसओ, सॉरी अभी इन दोनों को मर्ज कर दिया है। अब नया जो ऑर्गेनाइजेशन बना है वो एनएसओ। तो ये स्टैटिस्टिक की जो विंग है, इस विंग में दूसरी विंग है ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये विंग, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आती है, जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम है वो इस विंग में, कोई भी प्रोजेक्ट चलते हैं जो 150 करोड़ से कम है सरकार के, ये भी इस विंग के अंतर्गत देखे जाते हैं। कोई जैसे एमपी लेड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम दैट वाज स्टार्टेड इन 1993, ये भी इसी का भाग है। हाल ही में जो 2.5 लाख पहले इसका बजट था वो बढ़ाकर 2025-26 तक इसको जारी रखते हुए 5 करोड़ कर दिया इस बजट को। ये डायरेक्ट एमपी को नहीं मिलता, एक जिला प्राधिकरण होता है, योजना जिला प्राधिकरण,
उसके माध्यम से वो पूरी रिकमेंडेशंस करता है, रिपोर्ट भेजता है, इसी के आधार पे ये पैसा मिलता है। ये किसी एमपी को डायरेक्टली पैसा नहीं दिया जाता है, और ये उनके क्षेत्र को डेवलप करने के नाम से पैसा मिलता है। ओके, तो ये 2025-26 तक 5 करोड़ रुपए पर ईयर एमपी को, एमपी लाड के लिए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही एमपी को मिलता है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा को ही नहीं मिलता। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस एमपी को डायरेक्टली नहीं मिलता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डायरेक्टली ये पैसा नहीं मिलता। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो मोस्पी है, मोस्पी दोनों का काम करती है। इसके जो मिनिस्टर है वो है राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, और इस स्टैटिस्टिकल जो विंग है, इस स्टैटिस्टिक्स के इस विंग में दो चीजें हैं, सीएसओ एंड एनएसएसओ। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अब राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े कौन जारी करेगा? तो ये जारी करेगा, हु विल इश्यू द डेटा रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, एनएसओ। ठीक है, तो यहां तक आपको बात पक्की हो जानी चाहिए। ओके, अब देखिए आगे, उसके बाद देखिए कि नेशनल इनकम का एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है, फाइनेंस ईयर। ये अप्रैल 1 to 31 मार्च तक चलता है। ये इस मध्यम, इस मतलब जो ड्यूरेशन है इसके दरमियान ये चलता है। ठीक है, और आपको पता है राष्ट्रीय आय के डेटा कौन जारी करता है? वो एनएसओ करता है, वो आपको पता चल गया। ठीक है, और अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स भी होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। हटा देता हूं, राष्ट्रीय आय के तत्व, ये राष्ट्रीय आय के घटक है। तो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कौन कौन से? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। इन दोनों को मार्केट प्राइस, इन चारों को मार्केट प्राइस पे भी ज्ञात किया जाता है, यानी बाजार मूल्य पे, और फैक्टर कॉस्ट पे भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जीडीपी को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसको शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये होते क्या है? जो हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, इनमें से ये वो है। तो जैसे ही इसको हम डिफाइन करेंगे, आपको नेशनल इनकम का डेफिनेशन मिल जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में इसको डिफाइन नहीं किया कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन अपने आप आ जाएगा। आप जैसे मार्केट प्राइस पे इनको ज्ञात करोगे तो एमपी यहाँ पे एक छोटी सी सबस्क्रिप्ट लगा दो, और फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर ज्ञात करते हो तो ये लगा दो।
अब आपको जानना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट क्या होती है एंड मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं साधन लागत एंड इसको बोलते हैं बाजार मूल्य। साधन लागत कैसे होती है, क्या होती है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिनको हिंदी में बोलते हैं उत्पादन के साधन। कौन कौन से होते हैं? लैंड यानी भूमि, लेबर, लेबर बोले तो श्रम, कैपिटल बोले तो पूंजी, एंड एक एंटरप्रेन्योर भी होता है। एक्चुअली साधन यही है बेसिकली तीन। इसका रिवॉर्ड क्या होता है? रेंट मिलता है, भूमि के बदले आपको लगान मिलता है, और इनको क्या मिलता है? लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। लेबर क्या होती है? लेबर इज पावर एक्सर्टेड बाय द लेबरर्स। ये श्रम होती है, कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये श्रमिक का एक पावर होता है, उसकी शक्ति होती है। उसका कंपनसेशन क्या मिलता है? वेजेस मिलता है, उसकी क्षतिपूर्ति वेजेस। लेबर इज पावर एक्सर्टेड बाय ए लेबरर। श्रम एक शक्ति होती है जो कि किसी श्रमिक के द्वारा की जाती, उसको लेबर कहा जाता है। ठीक है। कैपिटल पूंजी, पूंजी क्या होती है और इसका रिवॉर्ड क्या होता है? दैट इज इंटरेस्ट। पूंजी इज व्हाट? ये कोई भी चीज हो सकती है जिनका काम क्या होता है? आय को जनरेट करना या प्रोडक्शन में काम आना। इसको हम कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, और इसका जो रिवॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। मींस कोई भी इकोनॉमिक चीज जो कि आपको इनकम जनरेट करके दे और प्रोडक्शन में काम आए तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और कैपिटल दो प्रकार की होती है, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। मींस ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मशीन्स वगैरह, फैक्ट्रीज। फैक्ट्री क्या करती है? इनकम कमा के देती है, फैक्ट्री में लगा है कुछ न कुछ। मशीन्स ये भी इनकम कमा के देती है, तो ये ड्यूरेबल। ट्रैक्टर है ये भी ड्यूरेबल कैपिटल है। ऑटो है, ऑटो रिक्शा, वो भी ड्यूरेबल कैपिटल। नॉन ड्यूरेबल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नॉन ड्यूरेबल कैपिटल है। रॉ मटेरियल क्यों है कैपिटल? बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये भी उत्पादन के कार्यों में यूज होता है। कुछ चीजें होती है जो कैपिटल नहीं होती है, जैसे आपकी पर्सनल कार, दैट इज नॉट ए कैपिटल। वो एक पूंजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आय जनरेट नहीं करती। बस होती है वो पूंजी है। आपका मकान है, घर है, वो पूंजी नहीं है। क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट जनरेटिंग इनकम फॉर यू, इसलिए दैट इज नॉट ए कैपिटल। कैपिटल वो है जो कमरा आपने किराए पे दे रखा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, बिकॉज दैट रूम इज जनरेटिंग इनकम फॉर यू, राइट? तो दैट इज कैपिटल। अब देखिए ये साधन लागत क्या होती है, हमें जानना ये फैक्टर कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके हम किसी चीज को तैयार करते हैं। We prepare something by using factors of production. Now with the help of factor of production, whatever we made that was made on factor cost. Whatever we made that is on factor cost. जो भी हमने तैयार किया, whatever we prepared on with the help of factors of production, that will be prepared on what? factor cost. वही होती है उसकी factor cost. सिंपली आप याद कर सकते हो कि फैक्ट्री में कोई चीज कितने में तैयार हुई है। फैक्ट्री में बनाएंगे तो भूमि भी चाहिए होगी, लेबर भी चाहिए होगा, कैपिटल भी चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा। मशीन्स, रॉ मटेरियल ये भी चाहिए होगा, उनको भी बेच देना पड़ेगा। जितने में वो फैक्ट्री में तैयार हुई है दैट इज फैक्टर कॉस्ट।
मार्केट प्राइस जो कि मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड के माध्यम से निश्चित किया जाता है, दैट इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर क्या है, यहां पर ये देखना है। फैक्टर कॉस्ट में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे तब होगा मार्केट प्राइस, यानी फैक्ट्री में कितने में पड़ा, उसके बाद सरकार को एक टैक्स का अमाउंट देना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको मार्केट प्राइस पर बेचोगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट पे ये तैयार हुआ। और एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये भी फिर जानना पड़ेगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोले तो एनआईटी इज इक्वल टू आईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ओके, इसको बोला जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी ये क्या होता है, सब्सिडी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो आपको सीधी दी जाती है और इनडायरेक्ट मींस आप कुछ खरीदते हो तब ही आपको मिलती है, दैट इज इनडायरेक्ट। व्हेन यू आर परचेजिंग समथिंग and on that amount government give you some relaxation, that is called indirect subsidy। और डायरेक्ट जो आपको डायरेक्टली दी जाती है मींस सब्सिडी फुली अगर डिफाइन करोगे तो an amount which is given by the government to production unit to decrease the cost of production, right, and final benefit goes to the final consumer, that is called subsidy। सब्सिडी वो अमाउंट होता है जो सरकार के द्वारा किसी उत्पादन इकाई को उसकी उत्पादन लागत कम करने को दिया जाता है। इसमें उत्पादन इकाई को फायदा नहीं होता, फायदा किसको होता है, अंतिम उपभोक्ता को, उसको बोला जाता है सब्सिडी, ओके। और इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस इंसिडेंट और इम्पैक्ट जब दो अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है तो उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। मींस वहन करता और जमा करता दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट fall on to different person, that tax is called indirect tax। और डायरेक्ट में impact and incident fall on a single person, okay, that is called direct tax। तो ये NIT है। जैसे ही आप NIT को फैक्टर कॉस्ट में जोड़ोगे तो आपको मिलेगा मार्केट प्राइस, ठीक है। अब बताइए, अब कोई व्यक्ति बोलेगा सर इसका प्रॉफिट कहाँ है, फिर फैक्टर कॉस्ट हो गया, इधर NIT हो गया, फिर मार्केट प्राइस पे बेच रहा है, इसका प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट इधर ही है, इसी में NIT में। किसी व्यक्ति ने हिम्मत करके ऐसे लिखा है कि मुझे, सब लिखते हैं, कोई 5 रुपए की चीज है ना उस पे ही लिखेंगे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस 5 रुपीज। किसी ने कहा है मुझे 5 पैसे भी बचते हैं, नहीं बताते ना, तो वैसे ही वो प्रॉफिट नहीं बताते। सब यही कहते हैं कि भाई साहब मेरा तो टैक्स लगा है, आप भी मुझे थोड़ा टैक्स दे दीजिए तो ताकि हम मिल बांट कर इस काम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इधर ही है, ओके। तो ये इसके बीच का अंतर था। तो ये दोनों GDP, NDP, GNP और NNP ये मार्केट प्राइस पे भी ज्ञात होती हैं और फैक्टर कॉस्ट पे भी ज्ञात होती है। मार्केट प्राइस यानी बाजार में बिक गई है कोई चीज तब हम GDP मार्केट प्राइस पे देखेंगे, और अगर कोई वस्तु आपके प्रोडक्शन यूनिट में ही पड़ी, उसी बाउंड्री में पड़ी, अभी बनी है, बेचा नहीं है, तो वो GDP कौन सी है, फैक्टर कॉस्ट की GDP है, राइट। वो अभी तक स्टॉक पड़ा है, जैसे ही वो मार्केट में जाके बिक जाएगा तो वो GDP MP बन जाएगा, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए
ठीक है। अब आगे आप ये देखिए कि ये क्या होता है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ठीक है, जीडीपी और एनडीपी यहां पे आप देखेंगे तो ये दोनों बराबर, एनडीपी और जीडीपी और एनडीपी में ये डी दोनों में कॉमन है, राइट। अब देखिए जब डी दोनों में कॉमन है, देख लीजिए डी 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 का यहां पे अर्थ है डोमेस्टिक, मीन्स घरेलू। अब घरेलू मीन्स प्रोडक्शन बाउंड्री किस प्रकार की होनी चाहिए, तो डोमेस्टिक होगी। इकोनॉमिक सीमा भी इसमें लगेगी। ओके, अब प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स इसमें कौन होंगे, तो रेजिडेंट्स भी होंगे, नॉन रेजिडेंट्स भी होंगे एंड सिटीजन्स भी होंगे। अब रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स ये क्या है, ये किस प्रकार के लोग हैं, ठीक है। तो ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट है। आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो, वहां पे शादी करने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। आप अमेरिका के रेजिडेंट क्यों बनना चाहते हो, इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है। आपका सेंटर पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक, ठीक है, आप पैसे कमाना चाहते हो। कोई व्यक्ति भारत का नॉन रेजिडेंट क्यों बनता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अर्न डॉलर्स, ठीक है। तो ये कोई विदेशी यहां पर आके यहाँ का रेजिडेंट क्यों बनता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी फ्रॉम हियर, ओके। तो दैट इज रेजिडेंट। रेजिडेंट किसे कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार रेजिडेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी भी फिनेंशियल ईयर में, किसी भी एक फिनेंशियल ईयर में 182 डेज वो यहां रह जाता है। कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर एक फिनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच चलता है, इस दरमियान 182 डेज इधर रह जाता है, यानी भारत में रिसाइड कर देता है। ए पर्सन हु इज फ्रॉम अब्रॉड resides in India in a financial year which runs from April 1st to 31st of March, 182 days or more, that person will be called resident of India, okay। और नॉन रेजिडेंट जो इतने दिन नहीं रहता है वो नॉन रेजिडेंट है। और भारतीय व्यक्ति नॉन रेजिडेंट कब हो जाएगा, when he resides out of country for 182 days, he will be non-resident of India but resident of that country, okay। citizen is constitutional और political concept, पार्लियामेंट को भी पावर दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से 11 में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। कोई रेजिडेंट सिटीजन हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। कोई विदेशी आया, इतने दिनों से ज्यादा रह लिया, रेजिडेंट तो है, भारत का सिटीजन नहीं है, और हम रेजिडेंट भी है, सिटीजन भी है, तो हो भी सकता है और नहीं भी। कोई ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, दोनों ही, राइट। तो ये चीज आप देख सकते हैं, राइट। तो ये दो कंसेप्ट थे। प्रोडक्शन बाउंड्रीज डोमेस्टिक होगी, इकोनॉमिक होगी, प्रोड्यूसर्स रेजिडेंट्स होंगे, नॉन रेजिडेंट्स होंगे और सिटीजन होंगे, ठीक है। नॉन रेजिडेंट यहां पर कौन से होंगे, भारत का कोई व्यक्ति है और वो भारत का नॉन रेजिडेंट बन गया है तो इसमें शामिल नहीं होगा, याद रखना। भारत का नागरिक है और रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बन गया है तो वो उन देशों की कंट्री की जीडीपी में मानी जाएगी। लेकिन कोई विदेशी है और भारत में घूमने आया है लेकिन वो भारत का नॉन रेजिडेंट है,
वो भारतीय मार्केट से कुछ भी खरीदता है, वॉट एवर ही परचेजेस फ्रॉम इंडियन मार्केट that will be included in our GDP and NDP. Keep this thing in mind, okay? बाकी आपको समझ में आ गया। अब देखिए जीडीपी को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। समेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर इस जीडीपी हो चाहे एनडीपी, चाहे जीएनपी, चाहे एनएनपी, यहां पर फाइनल गुड्स ही जोड़ी जाती है, ठीक है। रॉ मटेरियल का हम नेशनल इनकम में एस्टिमेशन नहीं करते, ओके। तो फाइनल गुड्स हैं वही जोड़ी जाएगी, ध्यान रखना। सो समेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी बाय इट्स रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स एंड सिटीजन्स during a given financial year, that is from April 1st to 31st of March, that is called what? GDP. GDP किसे कहते हैं? किसी देश की घरेलू या आर्थिक सीमा में उसके निवासियों, गैर निवासियों और नागरिकों द्वारा एक वर्ष में, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उत्पादित होने वाले सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग को हम जीडीपी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और एनडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी किसे कहते हैं? किसी देश के आंतरिक यानी कि डोमेस्टिक और आर्थिक सीमा में उसके निवासियों, गैर निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। एनडीपी क्या हुआ? नाउ लुक एट एनडीपी। व्हाट इज एनडीपी? तो हमने जो इंग्लिश में बोला था समेशन ऑफ ऑल प्राइसेस, ऑल द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द प्राइसेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहां पर लिखना है विदाउट डेप्रिसिएशन, विदाउट डेप्रिसिएशन द समेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in domestic or economic territory by its residents, non-residents and citizen during a given financial year is called NDP. सबसे पहले आपको क्या लगाना है? विदाउट डेप्रिसिएशन डेफिनेशन में इंग्लिश वाले सबसे पहले अपने सेंटेंस में ये लिखेंगे, ओके। जबकि हिंदी वाले जो अपने हिंदी में सुना था कि किसी देश की घरेलू और आर्थिक सीमा के अंतर्गत उनके देश की घरेलू और आर्थिक सीमा में उसके निवासियों, गैर निवासियों और नागरिकों द्वारा एक वर्ष में, जो कि ये में उत्पादित होने वाले सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, यहां पे रुकिए, के डेप्रिसिएशन बोले तो हार्स, मूल्य हार्स, ठीक है। हार्स रहित, विदाउट मीन्स रहित, तो हार्स रहित मूल्यों के योग को क्या बोलते हैं? एनडीपी बोलते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक ये क्या है, इसकी भी बात करते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा I'm not a good cartographer, but I will try. अब देखिए क्या होता है, ये भारत का कोस्टल एरिया है, यहां से, ठीक है। ये कोस्टल क्षेत्र है। यहाँ पे ये जो लाइन है वो सीधी नहीं है, तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन मानते हैं, एक बेस लाइन जो कि इसके आसपास पास चलेगी सीधी, that will be called बेस लाइन। इस बेस लाइन से हम जोड़ेंगे कि 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बोला जाता है टेरिटोरियल रीजन, टेरिटोरियल बाउंड्री है, ओके। ये टेरिटोरियल क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी
नहीं आ सकता, ये भारत का है, पूरी तरह से भारत का रहेगा, ठीक है। यहां पर आप आ ही नहीं सकते, विदाउट परमिशन यू कैन नॉट क्रॉस दिस लिमिट, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने क्रॉस कर लिया तो गोलियां चल जाएगी भाई साहब। दूसरा क्षेत्र है, यहां से इस क्षेत्र से 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल है वो 1852 किलोमीटर की होती है, ठीक है। ये 12 नॉटिकल, यहां से फिर इसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र, कंटिजियस क्षेत्र, कंटिजियस जोन। इसमें आप घुसते ही यहां से कस्टम ड्यूटी शुरू हो जाती है, कस्टम ड्यूटी लेना। कोई भी किसी देश का जहाज भी उड़ेगा तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये भारत का क्षेत्र है। फिर इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है, इस बेस से आप देखो 200 नॉटिकल माइल्स का जो क्षेत्र है, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस क्षेत्र यहां तक, यहां पे कई मिनरल भी निकल गए हैं तो भी इस पर भारत दावा करेगा। भारत अगर नजदीक है तो, यहां पे मान लो श्रीलंका नजदीक है तो श्रीलंका भी दावा करेगा। अब इसका निपटारा कौन करेगा? निपटारा करेगा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, एस्टेब्लिश्ड इन 1993। इसमें 167 मेंबर प्लस यूरोपियन यूनियन भी इसमें है, ठीक है। ईयू भी इसमें शामिल है, इतने मेंबर हैं। ASA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसका काम क्या है? मिनरल संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है, और इनके बीच में कोई भी विवाद हो गया उनको निपटान करने का काम करती है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर व्हाट? UN कन्वेंशन ऑन, जो समुद्र के लॉज हैं, ऑन लॉ ऑफ द सी, इन पर, इस कन्वेंशन के आधार पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। UN कन्वेंशन ऑन सी लॉ, लॉ ऑफ द सी, इस पर इसको बनाया गया, ओके। तो इसका काम है जो भी मिनरल से संबंधित कोई भी यहाँ पे जो बंटवारा करना है, जिसका हो उसी को देना है। इस प्रकार के विवादों का, डिस्प्यूट हो जाती है, उसको सॉल्यूशन करने का ये काम करता है, ओके। इसमें 167 मेंबर्स हैं प्लस EU भी इसमें शामिल है, जिसमें, ठीक है, तो EU भी इसमें शामिल रखा गया है, ठीक है। अब ये बात आपको कंप्लीट हो गई। यहां तक जो मछली वगैरह भी आप पकड़ते हैं, मछुआरे वगैरह जाते हैं, वो भी भारत की GDP का हिस्सा है, ये भी भारत की GDP, ये सारे इस इकोनॉमिक बाउंड्री के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आप देखते हैं कि दिल्ली में कई एम्बेसीज हैं। अब एम्बेसी अमेरिका की है, अमेरिकन लोग, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट इज पेइंग सैलरी टू देयर ऑफिसर्स, दैट विल बी द पार्ट ऑफ GDP ऑफ अमेरिका, ठीक है। वैसे ही भारत, अगर जापान में एम्बेसी है भारत की, और भारत अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको सैलरी पे कर रहा है, इवन दो दे आर लिविंग इन जापान, फिर भी वो भारत की GDP का हिस्सा है, ओके। ये भी कुछ एक्सेप्शंस है, आपको ध्यान में रखने। तो ये जो बाउंड्रीज थी, सीमाएं थी, वो भी आपको ध्यान में रखनी। नाउ यू सी व्हाट इज GNP। GNP क्या है? इसको थोड़ा हटा देता हूं, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है, इसको टेरिटोरियल जोन कहा जाता है, टेरिटोरियल बाउंड्री है ये। और यहाँ से फिर 12 नॉटिकल माइल्स का जो क्षेत्र है उसको कंटिजियस जोन कहा जाता है, कंटिजियस जोन यानी संलग्न क्षेत्र। इसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, मींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ओके। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर किसी भी प्रकार का मिनरल संबंधित विवाद होता है, उसका निपटान करने के लिए EISA
जो कि 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये इसका काम करता है निपटारा करने का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखो जीएनपी क्या होती है। जीएनपी में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट प्रोडक्शन बाउंड्री एंड प्रोड्यूसर्स। ये कौन होंगे? यहां पर भी एन, यहां पर भी एन, ध्यान रखना दोनों के लिए सेम रहेगा। प्रोडक्शन बाउंड्री आंतरिक भी होगी, मींस डोमेस्टिक, और इकोनॉमिक होगी, इंटरनल भी होगी प्लस एक्सटर्नल भी होगी, दोनों ही बाउंड्रीज होगी। प्रोड्यूसर कौन होगा? प्रोड्यूसर रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, but they must be citizen। ये शर्त होगी। रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनको खास तौर से सिटीजन होना पड़ेगा, जबकि इस केस में ये नहीं था। इन दोनों के केस में रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स होंगे, जरूरी नहीं कि वो सिटीजन हो। यहां पर सिटीजन होना यानी कि यहां पे ये भी भारत का होना चाहिए और ये भी भारतीय होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भारत का व्यक्ति विदेश में जाकर बैठ गया है, वो नॉन रेजिडेंट बन गया है, जब उसकी इनकम जोड़ेंगे तो वो हमारी जीएनपी और एनएनपी का हिस्सा होगी, यानी बाहर से भी आएगी, इसलिए एक्सटर्नल लिखा है यहां पर। ये नॉन रेजिडेंट है, बाहर रह रहा है, इसकी इनकम इनमें शामिल नहीं होती थी, भारतीय था तो भी, लेकिन यहाँ पे ये भारतीय है, अब इसमें शामिल इन दोनों में हो रही है, वो एक्सटर्नल यहाँ पर हमने ऐड किया है, राइट। तो ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे? summation of prices of all final goods and services produced in an internal and external part of a country, part of a territory, by its residents and non-residents, but they must be citizen during a financial year is called GNP। और जैसे हमने जीडीपी से एनडीपी बनाया था, वैसे ही इसकी डेफिनेशन के आगे विदाउट डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और हिंदी में जैसे अभी मैं बोल रहा हूं उसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के हार्स रहित मूल्यों के योग को एनएनपी कहते हैं। ठीक है, ये नेशनल इनकम है। नाउ सी, इसको हम कैसे हिंदी में डिफाइन करेंगे? किसी देश की आंतरिक व बाहरी सीमा में उसके देश के निवासियों और गैर निवासी जो कि उस देश के नागरिक होने चाहिए के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग को जीएनपी कहते हैं। और एनएनपी किसे कहते हैं? किसी देश की आंतरिक व बाहरी सीमा में उसके निवासियों गैर निवासियों जो कि नागरिक अवश्य होने चाहिए के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के हार्स रहित मूल्यों के योग को एनएनपी कहते हैं। आई बात समझ में? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स मूव अहेड। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? नाउ यू सी, इनमें किस प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाता है।
रिलेशनशिप देखना जिससे आपको इससे पूरी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे जीएनपी, सॉरी यहां से शुरू करते हैं। जीएनपी, जीएनपी के ठीक नीचे लिखिए जीडीपी, जीडीपी के इधर लिखिए एनएनपी, एनएनपी के ठीक नीचे लिखिए एनडीपी। यहां पर ध्यान रखिए एन बड़ा डी छोटा, यहां पर एन बड़ा डी छोटा, छोटा नीचे एन बड़ा है वो ऊपर है, ठीक है। इसी प्रकार से सेम सीरीज इसी प्रकार का जीएनपी के नीचे जीडीपी, जीडीपी के इधर राइट और लेफ्ट में एनएनपी, एनएनपी के ठीक नीचे एनडीपी। सेम यहां से यही शुरू करिए इसके बराबर से। जीएनपी, जीएनपी के ठीक नीचे क्या है जीडीपी, और जीडीपी के इस तरफ एनएनपी, और एनएनपी के ठीक नीचे एनडीपी। अब 4 को मार्केट प्राइस नाम दे दीजिए और 4 को दे दीजिए फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इनको एरो से मिला दीजिएगा। देखिए हमने मिला दिया। राइट। अब देखिए कि जो एरो इधर जा रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज व्हाट? मूल्यह्रास क्या होता है ना? तो ये देखने हैं। अब देखिए ये जो इस साइड एरो जा रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास क्या होता है बेसिकली? मूल्यह्रास किसे कहते हैं? ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मूल्यह्रास यानी worn and torn out of machinery during by accident or any other reason is called depreciation। किसी मशीन का या किसी पूंजीगत वस्तु का एक्सीडेंट से या घिसने, टूटने, फूटने की वजह से उसके मूल्य में, कीमत में कमी आ जाना मूल्यह्रास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ट्रैक्टर आपने 10 लाख का इस साल खरीदा, अगले साल बेचोगे तो आपको 8 लाख मिलेंगे, 2 लाख क्या हुआ है? मूल्यह्रास हो गया। ट्रैक्टर क्या है? पूंजीगत वस्तु। मूल्यह्रास हमेशा किसका होता है? पूंजीगत वस्तुओं का होता है, यानी कि जो वस्तुएं आपको आय कमा कर देती है या फिर उत्पादन में काम आती है उन्हीं का ही मूल्यह्रास होता है, और बिना आय प्राप्त करने वाली वस्तुओं का टूटना फूटना मूल्यह्रास नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये कहलाता है मूल्यह्रास। इधर जो एरो जा रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग मूल्यह्रास। ये भी डेप्रिसिएशन का, फिर ये भी डेप्रिसिएशन का, ये भी डेप्रिसिएशन का, और ये भी डेप्रिसिएशन का। ओके, और जो एरो इधर जा रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, NIT, ये भी NIT, ये भी NIT, ये भी NIT, और ये भी NIT। NIT को मैंने डिफाइन कर दिया शुरू में, वीडियो में देखोगे, है ना। और जो एकदम सीधी स्ट्राइट लाइन जा रही है सीधा डाउन, वो आती है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। होता क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड एंड पेड टू अब्रॉड। इनके बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शुद्ध विदेशी आय, भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय, इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? शुद्ध विदेशी आय। ये सारे के सारे जो डाउन वाले हैं वो NFIA को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब आपको यहां पर इतना सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अगर आप एरो के साथ चलोगे तो इनको घटाओगे, जैसे जीएनपी से जीडीपी की ओर जाना है, एरो के साथ चलना है, एरो के साथ चलना है तो घटाना है किसको, एनएफआईए को। एरो से ऑपोजिट जा रहे हैं, जैसे जीडीपी से जीएनपी की ओर जा रहे हैं तो एरो के ऑपोजिट चल रहे हैं तो इनको जोड़ देना है। ये भी रूल है, वो आपको ध्यान में रखना है। नाउ किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां से देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी, तो आप बीच वाला बोलोगे डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। किसका, डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का, मूल्यह्रास का दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग जीएनपी एमपी कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीएनपी एमपी। ऑप्शन आपको दे दिया है जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, दूसरा दे दिया है जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी प्लस एनएफआईए, ये एनएफआईए। सी दे दिया है ए एंड बी बोथ, डी दे दिया है जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी माइनस एनएफआईए। तो आप क्या करोगे कि जीएनपीएमपी कौन सा है, आपको पहुंचना इधर है। पहला ऑप्शन यहां से शुरू होता है जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी इज दिस, जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी से ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाना, बीच में क्या आ रहा है एनएफआईए, तीर के ऑपोजिट चलेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे तो ये सही। नंबर 2 देखेंगे जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी इधर है, जीडीपीएफसी इधर जाएंगे, यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे, राइट, क्योंकि हमें यहां पहुंचना है। देखिए जीडीपीएफसी की ओर गए, बीच में एनआईटी आया, तीर के ऑपोजिट जा रहे हैं, प्लस यूज करेंगे, यहां पहुंच गए, फिर भी तीर के ऑपोजिट जा रहा है, प्लस यूज करेंगे, ये भी सही। तो ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, ये सही। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन, ये पूरा डायग्राम अगर आपको याद है तो ये कर देगा। याद कैसे करेंगे, जीएनपी के नीचे क्या रखेंगे, एनडीपी, एनडीपी के इधर लेफ्ट में क्या रखेंगे, इस साइड में लेफ्ट में, लेफ्ट में एनएनपी, एनएनपी के ठीक नीचे फिर से एनडीपी, ठीक है, फिर से यहां से शुरुआत करेंगे और ऐसे बना लेंगे, और इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाएगा। तीरों को मिला देना है, कौन सा तीर किधर जा रहा है वो सारे आपको मिला देना है। जैसे इस ये तीर है, ये डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये तीर एनआईटी को रिप्रेजेंट करता है, और सीधा एनएफआईए, यानी विदेशी पैसा है वो सीधा जा रहा है एनएफआईए, ठीक है। और इस साइड से, राइट हैंड साइड से टैक्स काट रहा है हमें, और लेफ्ट हैंड साइड से मूल्यह्रास हो रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से तिरछा मूल्य काट रहा है, राइट हैंड साइड से तिरछा टैक्स काट रहा है, और विदेशी आय सीधी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको तैयार कर लेना है, ये डायग्राम का इतना महत्व है। अब आप आगे देखिए, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की विधियां, नेशनल इनकम को किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, तो देयर आर 3 मेथड्स। नेशनल इनकम को किस प्रकार से मापा जा सकता है, 3 विधियां होती हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड
मीन्स आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हम इनकम मेथड और इनकम मेथड और प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, करते हैं भारत में, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेथड। इनके दो मेथड्स को मिलाकर हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन, इनकम मेथड एंड आउटपुट मेथड। और इनकम मेथड अकेला कौन करता है? एडवांस कंट्रीज यानी कि डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेसिकली सर्विस सेक्टर पर आधारित है जो कि इनकम से रिलेटेड है। तो ये डेवलप्ड नेशंस इसका करते हैं, डेवलपिंग नेशंस है वो इसका करता है, भारत भी किसका करता है? इसी का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है, प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड को, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है आउटले मेथड, व्यय विधि। ये व्यय विधि है और ये उत्पाद विधि है और ये आय विधि है। भारत में आय विधि और उत्पाद विधि के संयोग का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए। अब देखिए आय विधि में क्या क्या शामिल होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। आय विधि जब आप देखते हैं तो आय विधि में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कामगारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि, कामगारों को कौन सी क्षतिपूर्ति राशि दी जा रही है? तो वेजेस दिए जाते हैं। कामगार यानी कोई भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में काम करते हैं, वेजेस और सैलरी मिलती है, ठीक है, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी चलित अधिशेष। ये कहां से प्राप्त होता है? जो आपके चीजें काम कर रही है उसके बदले में उनको जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसे कि लैंड पर आपको रेंट मिलती है, वैसे ही बुक पर आपको रॉयल्टी मिलती है, ठीक है, और जमीन पर रेंट मिल गया, और आपकी कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये सारा क्या है? इनकम के रूप में ये ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। और तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ, किसी दूसरे सोर्सेस से वो इनकम कमा रहा है, सेल्फ। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इट विल बी इक्वल टू एनडीपीएफसी। 1 + 2 + 3, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में एक और इनकम जोड़ेंगे, कौन सी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो डायग्राम बनाया था ना, उसमें से देखिए एनडीपीएफसी में अगर हमने एनएफआईए जोड़ दिया है तो क्या मिलेगा हमें? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी ये नेशनल इनकम है। हालांकि हम एनएनपीएफसी और एमपी पर भी नेशनल इनकम को ज्ञात करते हैं। मार्केट प्राइस पर ये है नेशनल इनकम और फैक्टर कॉस्ट पे ये है नेशनल इनकम। अगर एनडीपीएफसी में एनएफआईए जोड़ दिया तब ये प्रोडक्ट, जैसे कि तीनों क्षेत्रों से प्रोडक्ट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों क्षेत्रों में आप जो भी वैल्यू एडिशन करते हैं वो वैल्यू एडिशन किसके बराबर होता है? जीडीपीएमपी के बराबर। और जीडीपीएमपी मिलने के बाद आप डायग्राम की सहायता से एनएनपीएमपी ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहां कहां होता है? C+I+G। कंजप्शन सरकारी और निजी, इन्वेस्टमेंट सरकारी और निजी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी। ये तीन किसके बराबर होता है? ये जीडीपीएमपी के बराबर होता है। और ये कितने सेक्टर का मॉडल है? ये 3 सेक्टर का मॉडल है। ये किस प्रकार की इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि इसमें हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात नहीं करी है। और ये 3 सेक्टर है, 1 2 3।
सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट, तब बनता है जीएनपी। ये किस प्रकार का मॉडल है? ये किस प्रकार का मॉडल है? ये 4 क्षेत्रीय मॉडल है, 4 सेक्टरल मॉडल। ये ओपन इकोनॉमी का मॉडल है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों हो रहे हैं। अब हमने देखना है कि जीडीपी है वो तो डोमेस्टिक की थी, और जीएनपी हमने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की। जब हमने बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन बाउंड्री कैसी होगी, तो ये प्रोडक्शन इंटरनल और ये एक्सटर्नल आ गई। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, राइट? इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और ये आपको मिल गया है तो एनएनपीएमपी आप ज्ञात कर सकते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, आपको एनएनपीएमपी, ये नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस आपको प्राप्त होगी। ठीक है, ये किस प्रकार से इस विधि से नेशनल इनकम ज्ञात करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट यानी निवेश किस विधि का हिस्सा है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि व्यय विधि का। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट किस विधि का हिस्सा है, तो ये किसका है? इनकम का, प्रॉफिट इनकम का। वैसे ही रॉयल्टी के बारे में पूछ लिया, ये किस विधि के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है, तो आप बोलोगे इनकम मेथड के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 3 विधियां हैं नेशनल इनकम को ज्ञात करने की। यहां से क्या है क्वेश्चन? रेंट, लगान का बोलकर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी विधि के अंतर्गत लगान आता है, तो आप बोलोगे इनकम मेथड में। ठीक है, आय विधि में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब आगे चलिए, ये 3 मेथड हो गए। अब आपको देखना पड़ेगा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये 100 क्या है? परसेंटेज का नहीं है, इंडेक्स नंबर है। ठीक है, बेस नंबर है, बेस रखा गया है 100 का। रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी जो कि बेस ईयर पर होती है, और नॉमिनल करंट ईयर। करंट ईयर अभी कौन सा चल रहा है? 2021-22। बेस ईयर कौन सा है? 2011-12। ये हमारा बेस ईयर रखा गया, क्योंकि नेशनल इनकम का अगर बेस ईयर देखते हैं तो फर्स्ट बेस ईयर कब आया था? 1948-49 में, और लास्ट इससे पहले कौन सा था? 2004-5। अभी तक यहां तक बेस ईयर कितनी बार चेंज हो चुका है? 8 टाइम्स। नेक्स्ट वाला कौन सा बेस ईयर की सिफारिशें करी गई थी? 2017-18 को बनाने की, हालांकि अभी तक बना नहीं है, अभी भी बेस ईयर 2011-12 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। जीडीपी की जगह जीएनपी आ गया, तो यहां पर भी जीएनपी, यहां पर भी जीएनपी, ध्यान रखना, फॉर्मूला बाकी सेम रहेगा। नॉमिनल इसमें इन्फ्लेशन होता है, जबकि रियल में इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी में अंतर क्या है? तो नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल जीडीपी। अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि विच जीडीपी इज बेटर, विच वन बिटवीन टू real and nominal GDP is a best indicator of economic growth। आर्थिक संवृद्धि का इन दोनों में से अच्छा इंडिकेशन कौन देता है, संकेतक कौन है?
तो यू विल टेल रियल जीडीपी। क्यों? क्योंकि इसमें बेस ईयर है और यहाँ पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया गया है, जबकि इसमें इन्फ्लेशन शामिल होता है। यहाँ से इन्फ्लेशन निकल जाता है तब जाके रियल मिलता है, राइट। तो इसमें इन्फ्लेशन शामिल है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ये बढ़ा है, ये बढ़ा हुआ है, जबकि रियल है वो उसमें क्या है, इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रियल चीजें आपको, अगर रियल जीडीपी, रियल जीएनपी, रियल पर कैपिटा इनकम, इनमें से कह दिया जाए कि कौन सा अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो आप बताओगे रियल पर कैपिटा इनकम। अगर रियल पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसके बाद ये ज्यादा है इससे, तो ये बेस्ट इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसके बाद ये होता है, ठीक है। वहीं पे इससे भी पहले अगर ये आ गया है एनएनपी, ये अच्छा है और भी ज्यादा, तो ये है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से, कैसे आप किस जो ये एग्रीगेट्स हैं उनके आधार पे देख सकते हैं। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, कई बार आप नाम सुनते होंगे। ग्रीन जीडीपी मींस प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी विद बाय प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना, जैसे ग्रीन बैंकिंग होती है जहां पर मतलब बैंक का कार्य इस प्रकार से चले कि हम कम से कम नोटों का प्रयोग करें या करें ही ना, जिससे पेड़ों की संख्या कम कटेगी और जो एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। और उस प्रकार की बैंकिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन बैंकिंग, यानी डिजिटल बैंकिंग एक प्रकार का ग्रीन बैंकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है। अब हम कुछ इनकम्स हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कुछ इनकम्स होती है। कौन कौन सी इनकम? आपने नाम सुना होगा प्राइवेट इनकम, निजी आय। फिर होती है आपकी, मैं यहां से शुरू करता हूं, प्राइवेट इनकम, निजी आय। फिर होती है पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। फिर होती है डिस्पोजेबल इनकम, व्यय योग्य आय, खर्च करने योग्य। प्राइवेट इनकम कौन सी होती है? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इनकम, निजी आय बोलते हैं। कहां कहां से प्राप्त होती है फिर ये निजी आय? तो ये देखना पड़ेगा। एनडीपी, एफसी incurred to private sector plus NFIA plus current transfer from domestic government plus net current transfer from rest of the world, विश्व के अन्य देशों से, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट। इसको बोला जाता है निजी आय। यानी एनडीपीएफसी प्राइवेट क्षेत्र की कितनी प्लस शुद्ध विदेशी आय जोड़ दो, ठीक है। फिर अपने देश की गवर्नमेंट से आपको कितना करंट ट्रांसफर मिला है, यानी चालू हस्तांतरण घरेलू सरकार से कितना मिला है, और शुद्ध चालू हस्तांतरण शेष विश्व से कितना मिला है, और राष्ट्रीय नेशनल डेट इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय ऋण ब्याज कितना हुआ है। इन सब को जोड़ने से जो इनकम प्राप्त होती है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम जैसे कि एक कोई भी कंपनी है,
कॉरपोरेट है उसको जो भी इनकम प्राप्त होती है वो एक बार प्राइवेट इनकम होती है, ठीक है। प्राइवेट इनकम उस कंपनी की आय कहलाती है। उस कंपनी की आय में उसका प्रोडक्शन है वो एनडीपीएफसी में आ जाता है, और उसको विदेशों से कितनी आय होती है और विदेशों से कितने ऋण लिए हैं और देश की गवर्नमेंट से कितने पैसे लिए हैं, कितना उसको प्राप्त हुआ है, और राष्ट्रीय ऋण ब्याज कितना हुआ है, ये सारा जोड़ने से जो इनकम प्राप्त होती है दैट इज कॉल्ड निजी आय, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम से जैसे ही हम क्या घटा देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, तो आपको मिलेगी पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम पीवीटी, प्राइवेट इनकम प्लस माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, सॉरी निगम कर, ये वो टैक्स होता है जिसका कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उसको इसको फिर दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के मध्य बांटा नहीं जाता है, इस पर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट 19 सॉरी ये कॉर्पोरेट टैक्स है वो कंपनी एक्ट के तहत लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टैक्स लगाया जाता है, राइट। कंपनी एक्ट 1956, इस ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है 1961 60 और 61 से पहले इसको सुपर टैक्स कहा जाता था, इसको कंपनी प्रॉफिट टैक्स भी कहा जाता है। ये कंपनी के नेट प्रॉफिट पर लगाया जाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट मूल्यह्रास के बाद जो बचता है उस पर लगाया जाता है। इसके बाद इसमें से एक और चीज माइनस करनी है, वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये फॉर्मूला किसका है, व्यक्तिगत आय का है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, अब व्यक्तिगत आय आ गई है। अब व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम में, इनकम में से आप क्या घटाओगे, इनकम टैक्स, और क्या घटाओ, फाइन लगे हैं तो फाइन घटा दो फाइन्स। उसके बाद जो इनकम बचती है वो डिस्पोजेबल इनकम कह सकते हैं। और डिस्पोजेबल इनकम का क्या कर सकते हो, या तो कंजप्शन करोगे और सेविंग्स करोगे, तो सेविंग्स प्लस कंजप्शन कौन सी इनकम कहलाती है, डिस्पोजेबल। अब पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम दोनों बराबर कब होगी, व्हेन पर्सनल इनकम डज नॉट फॉल इन द स्लैब ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, फाइन इन पर लगा नहीं है, तो पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम दोनों बराबर होगी, ठीक है। तो ये भी चीज आपको देखनी है। तीनों इनकम हो गई। अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीज नेशनल इनकम में शामिल होती है और कौन सी चीज नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है। जो भी चीजें प्रोडक्टिव है, कॉमर्शियल पर्पज के काम आती है के लिए, वो नेशनल इनकम का हिस्सा है और बाकी नहीं है, राइट। तो नेशनल इनकम में कौन सी चीज शामिल होगी, कौन सी नहीं होगी। जैसे कि आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, वो नेशनल इनकम का हिस्सा है। एनएफआईए की बात करते हैं, नेशनल इनकम का हिस्सा है। मजदूरों को दी गई मजदूरी वो नेशनल इनकम का हिस्सा है। काम वाली बाई को दी गई मजदूरी नेशनल इनकम का हिस्सा है। किसी भी सरकारी नौकरी में किसी व्यक्ति को दी गई सैलरी भी नेशनल इनकम का हिस्सा है। मजदूरों को दिया गया खाना भी नेशनल इनकम का हिस्सा है। आपने एक नई कार खरीदी है, उसका एक बार फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा है, ठीक है। और आप पुरानी कार बेच रहे हैं और उस पे एक कमीशन एजेंट आपसे कुछ कमीशन ले रहा है, वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं वो नेशनल इनकम में शामिल है। कुछ चीजें हैं जो नेशनल इनकम में शामिल नहीं है। इफ यू आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन योर पार्क फॉर योर सेल्फ कंजप्शन, दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम।
अगर आपने कॉमर्शियल पर्पज से किया है तो नेशनल इनकम का हिस्सा है। और वैसे ही ओल्ड एज में अगर आप अपने पेरेंट्स को अलाउंसेस देते हो तो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं। बच्चों को दी गया पॉकेट मनी भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। हाउसवाइफ की सर्विसेज हैं वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। भिखारियों को खिलाया गया खाना, फूड टू बेगर्स, दैट इज ऑल्सो नॉट बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। मीन्स राष्ट्रीय आय का हिस्सा वही चीज होगा जो प्रोडक्टिव होगा। शेयरों की बिक्री और खरीद राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, जबकि जो ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज वगैरह लेता है वो नेशनल इनकम का हिस्सा है। स्मगलिंग से जो इनकम प्राप्त होती है, गैम्बलिंग से होती है, वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। लॉटरी से जो प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड विंडफॉल गेन, वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह दी जाती है या डोनेशन दिए जाते हैं या फेलोशिप स्कॉलरशिप दी जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव जो नहीं है वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। तो आज हमने जो बात करी थी वो नेशनल इनकम के बारे में फुल्ली करी थी, पूरे टॉपिक के बारे में करी थी कि किस प्रकार से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू होता है और नेशनल इनकम होती क्या है और ये एग्रीगेट्स क्या है, इसको पूरी तरह से हमने डिफाइन किया और उसके बाद अलग अलग क्या रिलेशनशिप है वो भी हमने देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। नेक्स्ट क्लास में पूरी क्लास मीन्स पूरा टॉपिक लेकर मिलेंगे, एक ही क्लास में पूरा टॉपिक करेंगे। तो आपको अलग अलग वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक ही टॉपिक एक ही वीडियो में आपको देखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू।